आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और भारतीय संविधान किस प्रकार एकीकृत संविधान है, यूनिटरी संविधान है कि फेडरल संविधान है जिसे हम संघीय संविधान भी बोलते हैं। आज इन सभी चीज़ों की चर्चा हम अपने सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स प्रोसीड आवर सेशन। देखिए, सबसे पहली बात जो आज मुझे डिस्कस करनी है सेशन में कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है यूनिटरी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं टाइप्स के, लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोडिफाइड, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने बेस लिया है वो लिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं संघीय संविधान, दूसरा होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक संविधान या एकीकृत संविधान। ठीक, तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इस बेसिस पे हमारे संविधान की जो जो विशेषताएं हैं वो तो कितनी विशेषताएं हमारी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती हैं, कितनी विशेषताएं हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, कि फेडरल संविधान है, कि यूनिटरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है या भारतीय संविधान, इन दोनों प्रकार का संविधान है। तब जाके आप ये डिसाइड कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले आते हैं ये जो हमारा फेडरल और एक यूनिटरी है। आइए सबसे पहले यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप पढ़ लीजिएगा आर्टिकल पूरा। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन लाइक समझ लीजिए ये पूरा एक देश है एक्स। ठीक, इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स भी हैं। ठीक, और इसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी है वाई। ठीक, अगर इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे देश की सारी अथॉरिटीज इस सेंट्रल में निहित है तो ऐसा संविधान, ऐसी संरचना हमारी क्या कहलाती है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। ठीक, अब एक चीज़ और, जिसे आपने देखा था कि लाइक लंदन में क्या है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ये लंदन में जो अभी मेयर के चुनाव भी हुए थे, तो क्या मतलब यहाँ पे तो जब सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं तो फिर ये लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान किस प्रकार आ रहा है? तो मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो ध्यान रखिएगा। एक होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जब हम पावर्स को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा आगे ले जाते हैं, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जब हम पूर्णतया किसी को पावर्स दे सकते हैं, क्लियर कट डिमार्केशन हो जाता है कि नहीं इतने पावर्स आपके हैं और इतने पावर्स मेरे हैं। ठीक है, तो जब हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है एक्स, ठीक है, इसमें ये सेंट्रल अथॉरिटी है वाई, इसके पास छोटे छोटे ये स्टेट्स हैं इसके। ठीक, सारी शक्ति वाई में केंद्रित है, लेकिन वाई ने क्या किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बनाने के लिए, ताकि प्रशासन की सुविधा बनी रहे, इसके लिए क्या किया गया, अपनी पावर्स को प्रतिनिधित्व के तौर पे छोटे छोटे स्टेट्स को भी दे रखा है कि नहीं ऐसा करते हैं कि आप भी हमारे तौर पे, हम अगर नहीं देख पा रहे हैं सभी स्टेट्स को, सभी राज्य को नहीं देख पा रहे हैं, उनका प्रशासन नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप प्रतिनिधि बनकर जाइए और उनका प्रशासन देखिए। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपकी को अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कभी भी आपकी ये पावर्स क्या कर सकते हैं? स्नैच कर सकते हैं। समझ में आया कि एक सेंट्रल अथॉरिटी में जब सारी शक्तियां निहित होती हैं तो उसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए आपको 5 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। ये 5 कंडीशंस क्या हैं, आइए समझते हैं। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? आपका रिटन होना चाहिए, अनरिटन नहीं होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या है, हमारी ये जो संविधान की विशेषता है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से
मेल खाती है। ये तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी विशेषताएं हमारी फेडरल से रिलेट करती है, कौन सी यूनिटरी से रिलेट करती हैं। पहले हम लोग ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सेकंड आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव कानून बनाते हैं, कोई भी संसद कानून बनाती है और अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। थर्ड, द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि देखिए, हमारा संविधान कहता है कि नहीं, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन जब करिए तो आप स्टेट्स का भी अनुमोदन लीजिए, रेटिफिकेशन लीजिए, स्टेट्स को भी सम्मिलित करिए। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जब हमें स्टेट्स की भी अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसे ही हम बोलते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताते हैं कि हमें स्टेट्स की भी अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक, ये तो 3 कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट की जो 2 कंडीशंस और बची है, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब जुडिशरी हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो और चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरी चीज़, जब कभी भी राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवादों का निपटारा करना होता है तो जुडिशरी आती है और जुडिशरी कहती है नहीं, हम बंटवारा करेंगे। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होता है उस देश में इंडिपेंडेंस जुडिशरी होती है, वहाँ पे सभी कुछ स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की आधारशिला रखी जाती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक जो लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। लाइक इसमें क्या कह देते हैं कि स्टेट्स को एक डिमार्केशन मिल जाता है कि नहीं नहीं ठीक है, आपकी ये पावर्स हैं तो ये आपकी ही पावर्स हैं, ये हम नहीं देंगे पावर्स। ठीक है, देखिए डिफरेंस होता है, एक होता है हमारा डेलीगेशंस ऑफ पावर्स, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। डेलीगेशंस में क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जबकि उसमें क्या होता है कि हमारी पावर्स को, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि पावर्स को डिमार्केशन क्लियर कट मिल जाता है कि ये आपका है और ये मेरा है। तो आई थिंक आपको फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये यूनिटरी में किस तरीके से विशेषताएं होती हैं, फेडरल में क्या होती हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और देखते हैं कि यूनिटरी कौन कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कौन कौन से हमारे फेडरल के हैं। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि मैंने बताया था, यूनिटरी फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा यही विशेषता होती है कि एक सेंटर की जो अथॉरिटी है उसे स्ट्रांग होना चाहिए, सारी शक्तियां सेंटर पे निहित होती हैं। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 5 to 11 में हमारी सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी होते हैं उसमें सिंगल सिटीजनशिप होता है और हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सिटीजनशिप ले रखी है और भारत की भी सिटीजनशिप ले रखी है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, आप अगर भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ भारत की नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी, आपको प्रत्येक राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब यही है कि अलग अलग, अभी तक क्या होता था, जब तक 370 आर्टिकल्स नहीं हटे थे, जम्मू और कश्मीर का एक अलग से संविधान होता था, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। अब जितने भी यूटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, जो कि एक यूनिटरी फीचर है हमारे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट है सेंटर कैन चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। जब सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ सेंट्रल में निहित हैं, केंद्र में निहित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंट्रल की अथॉरिटी है वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकती है, उनके नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारी चेंजमेंट किए गए हैं। ठीक है, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी मतलब एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है कि हमारे यहाँ हर जो पूरे देश की जो सर्वोच्च प्रत्येक देश का जो कानून व्यवस्था है वो एक सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और प्रत्येक राज्य या लगभग 2 राज्यों में एक हमारा हाई कोर्ट होता है जो वहाँ की न्याय व्यवस्था देखता है। तो इस प्रकार क्या है कि पहले जिला न्यायालय होते हैं, फिर उसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं और उसके बाद हमारी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है यूनिटरी
इन इमरजेंसी आपको पता है कि जब हमारे यहाँ संविधान में 3 तरह की इमरजेंसियों का प्रावधान किया गया है। आगे चल के हम लोग इमरजेंसी प्रावधान भी पढ़ेंगे और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है देश में तो सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती हैं और उस समय सबको केंद्र के हिसाब से ही चलना पड़ता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारे संविधान देखिए फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, ठीक है, लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला और कठोर क्यों है उसके पीछे रीजन है। लचीला इसलिए है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन जो है सामान्य बहुमत से होता है। अब ये बहुमत कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रावधान ऐसे भी हैं जिनके लिए विशेष राज्यों से अनुमोदन लेना पड़ता है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हमारा संविधान लचीला भी है कुछ प्रावधानों के लिए और कठोर भी है कुछ विशेष प्रावधानों के लिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। हमारी जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, हमारा संविधान विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान है और सबसे बड़ी बात ये कोडिफाइड है, एक सिंगल बुक में कोडिफाइड किया गया है भारतीय संविधान को, इसलिए ये फेडरल के अंतर्गत आता है, संघीय संविधान के अंतर्गत आता है। दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी आप जानते हैं अगर कोई भी लॉ बनता है और अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, इसलिए हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता विद्यमान है। तीसरा आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यदि आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आपको जो स्टेट्स हैं उनका अनुमोदन लेना पड़ता है, उनका रेटिफिकेशन लेना पड़ता है और विशेष बहुमत भी लेना पड़ेगा, मतलब स्टेट्स को भी इन्वॉल्वेशन कराना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ पावर्स आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर एक ही चीज़ है कि लाइक सेंट्रल के कुछ अलग वर्क है, सेंट्रल की अथॉरिटीज़ अलग हैं और स्टेट अथॉरिटीज़ अलग हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब हमारे यहाँ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ही ये 5 बातें हैं जो हमारे संविधान में विद्यमान है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी क्या है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है। तो आई होप आपको फेडरल फीचर समझ में आ गए होंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे गुण विद्यमान हैं जो कि संघीय संविधान के अंतर्गत आते हैं और कौन से ऐसे गुण विद्यमान हैं जो एकीकृत संविधान या यूनिटरी संविधान के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है, तो इसका आंसर आप खुद दे पाएंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।